जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो हिंदी विषय का पेपर होगा जो वार्षिक परीक्षा के लिए है, और उस वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर होगा। और इस मॉडल पेपर में जितने भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है यह, और इसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होगी, यानी इसी पैटर्न पर आपका हिंदी विषय का पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा यानी हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं और जो इंटर की परीक्षा है, उस परीक्षा से या तो आपके विद्यालय में पहले करा लिया जाएगा या उसके बाद करा लिया जाए। ये आपके विद्यालय पर निर्भर है, पहले होगी या बाद में। लेकिन फिलहाल आप जो है तैयारी करते रहिए अपनी वार्षिक परीक्षा की, इसीलिए मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है यहाँ पर। और इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा नोट है, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित देखने को मिलेगा, जिसमें खंड आ और खंड बा होंगे। खंड आ में यहाँ पर 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड यहाँ पर आ होगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इनका आंसर आपको कहाँ पर फिल करना होगा? OMR सीट में फिल करना होगा, जिसका कि नमूना आप यहाँ पर देख सकते हो। OMR सीट का नमूना, यहाँ से आपको प्रश्नों का उत्तर फिल करना होगा। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस मॉडल पेपर के द्वारा OMR सीट का भी नमूना देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हैं और इन प्रश्नों को आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। दिए गए विकल्पों में से खड़ी बोली गद्य के जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है और इसमें का, खा, गा और घा लिखा है। तो यहाँ पर का अर्थात ए, खा यानी बी, और गा यानी सी, और घा यानी डी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि OMR सीट में यहाँ पर जैसे एक के आगे यहाँ पर लिखा है A, B, C और D, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, पहले में जो सही है, पहले में कौन सा सही है? यहाँ पर दूसरा वाला यानी बी वाला सही है। तो यहाँ पर पहले के सामने बी वाले गोले को आपको काला करना है, ये चीज करना है। तो आप OMR सीट अच्छे से भरिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? तो परीक्षा गुरु जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। यदि प्रश्न में आता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो यह है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं मेरे प्यारे बच्चों? लाला श्रीनिवास दास जी।
कहीं विकल्प में आप देख सकते हो लिखा रहेगा कि श्रीनिवास दास जी, लाला न लिखा हो तो भी आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है, सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या क्या है? तो जितनी भी एकांकी हैं यानी एकांकियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, प्रत्येक एकांकी से एक प्रश्न जरूर बन सकता है कि प्रस्तुत या उपर्युक्त या दी गई एकांकी में कौन से या कितने पात्र हैं। तो यहाँ पर जैसे पूछा है प्रश्न में, सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या क्या है? तो सीमा रेखा एकांकी में कुल 8 पात्र हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो यह रचना किसकी है? 100 अजान एक सुजान, यह रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 है, आनंद कादंबिनी के संपादक हैं। तो आनंद कादंबिनी के संपादक कौन हैं? इसका उत्तर क्या होगा? आनंद कादंबिनी का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया था। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई जी की रचना है। प्रश्न एक और आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह रचना आदिकाल की है। किस काल की? आदिकाल की है, यानी पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, सुदामा चरित के रचनाकार कौन हैं? सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल दिए गए विकल्पों में से किस विद्वान ने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। किसने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं, उत्साह है। भय किस रस का स्थायी भाव है? भय भयानक रस का स्थायी भाव है। और मेरे प्यारे बच्चों, शोक किसका स्थायी भाव है? तो शोक जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। यहां पर मैंने सब बता दिए आपको। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अगला है प्रश्न संख्या 10, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, प्रस्तुत काव्य पंक्त में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो छंद है, यानी ये जो काव्य पंक्तियां हैं, ये हैं चौपाई छंद पर आधारित। और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। अगला प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, केकी रौकी नूपुर धुनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगती जगती 2 बार आया है, यानी जगती जगती शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। जहां पर एक शब्द क्या? जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार यानी 2 बार या 2 से अधिक बार आता है और उनका अर्थ क्या हो जाता है? उनका अर्थ हो जाता है अलग अलग, वहां पर होता है यमक अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 12 है, माथा का तद्भव रूप क्या होगा? तो माथा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा, माथा का तद्भव रूप क्या होगा। अगला प्रश्न है, नवरत्न में समास कौन सा है? तो जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो, वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है द्विगु समास। और द्विगु समास का यह है क्या? यहां पर दिया गया जो शब्द है इसमें द्विगु समास है, क्योंकि 9 अर्थात
यहाँ पर 9 और रत्न यानी रत्नों का समूह या समाहार। तो 9 रत्नों का समूह या समाहार यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है क्योंकि पहला पद है 9 और दूसरा पद है रत्न। और जिस समास का पहला पद गिनती बताने वाला हो, संख्यावाची हो, वहां पर होता है द्विगु समास। बाकी का पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दुर्भाग्य का विलोम क्या है? तो दुर्भाग्य का विलोम क्या है? सौभाग्य हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न अगला है 16 नंबर का, भानु, भास्कर, दिवाकर आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके? सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधन अकः। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, नदी भी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 19 है, गच्छन्तु रूप किस लकार का है? तो गच्छन्तु रूप जो है लोट लकार का रूप है। प्रश्न संख्या 20 है, मतैक्यम में संधि कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे जहाँ पर 2 मात्राएं लगी हो किसी भी शब्द में वहां पर हो जाएगी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे खंडबा, और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। कहाँ पर? कॉपी पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 21 का के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो पहला गद्यांश है इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं और अथवा में भी गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये गद्यांश किस पाठ से हैं और लेखक कौन है। यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, आज उसे दिन की, यहाँ पर उस होगा, आप लोग ध्यान देंगे, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। यह जो गद्यांश लिया गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित जो कहानी है जिसका नाम है मंत्र शीर्षक कहानी, इस पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। बाकी जो प्रश्न आएगा इस तरह का, ग्लानि किसको हो रही थी, तो इस तरीके का प्रश्न आपको गद्यांश में मिलेगा। और गद्यांश में कब मिलेगा? जब आपको उस पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे, यानी जब आप उस पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे जिस पाठ का गद्यांश होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे अथवा में गद्यांश है और यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? गिल्लू शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान देंगे, गिल्लू शीर्षक पाठ से लिया गया है जो कि रचित है किसके द्वारा? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। गिल्लू शीर्षक पाठ जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है 22 का के अंतर्गत, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला यहाँ पर पद्यांश है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे यह गद्यांश नहीं है, यह पद्यांश है। जैसे कि 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। उसी तरह से 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे यह जो पद्यांश है साखी शीर्षक पाठ जो कि पहला पाठ है और यह रचित है कबीरदास जी के द्वारा। साखी शीर्षक पाठ कबीरदास जी के द्वारा रचित है और कबीरदास जी की कुल 15 साखियां हैं इस पाठ के अंतर्गत, जिनकी व्याख्या से रिलेटेड वीडियो यदि आप
देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, क्रमशः वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन की, इससे बढ़कर किस धन की। तो यह जो पद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, पंचवटी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि रचित है किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा पंचवटी शीर्षक पाठ रचित है, जिसकी वीडियो आप देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न संख्या 23 का लिखा हुआ है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषा अभवत, तो यह लिया गया है परमहंस रामकृष्ण शीर्षक पाठ से। अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत, यह लिया गया है किस पाठ से? कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न कुछ इस तरह का आएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यह किस पाठ से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है वंदना शीर्षक पाठ, उसी पाठ से लिया गया है। और वंदना शीर्षक पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। किसी भी श्लोक का यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अगला है यहाँ पर पद्यांश, आप देखेंगे श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है सुभाषितानि। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से लिया गया है श्लोक, और इस पाठ को भी मैंने पढ़ाया है। सभी श्लोक मैंने पढ़ाए हैं, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 25 ऐसा आएगा, निम्नलिखित 25 का के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखने होंगे, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। अगला है प्रश्न यहाँ पर 25 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कवियों का नाम दिया गया होगा, इसी तरह से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखना होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत के ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 28 है, यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिए गए हैं मुहावरे और लोकोक्ति, इसी तरह से पूछा जाएगा आपसे भी बोर्ड परीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 29 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत के वाक्य इस तरह के आएंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं ये सभी वाक्य, और पेपर तो
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। प्रश्न संख्या 30 है यहाँ पर, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा प्रधानाचार्य को पत्र, आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।